बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। वज़ीर आज़म ने आज आर्मी चीफ और DGISI को सामने बिठाकर ISI की तारीफों के पुल बांध दिए। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। इमरान खान ने ऐन उस वक्त हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है जब फौज और हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे नहीं। तहरीक इंसाफ पर एस्टेब्लिशमेंट के पीछे होने का इल्जाम लग सकता है। कराची और अंदरूने सिंध गर्मी ने लोड शेडिंग को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया। लोग सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ भी की। आगे आगे देखिए होता है क्या। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को लंबे अरसे के लिए 11 अरब डॉलर कर्जा देने का वादा किया है और बदले में वो पाकिस्तान के सरकारी इदारे खरीदेगा। किस कदर खसारे का सौदा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत और फौज के दरमियान बज़ाहिर ताल्लुकात कशीदा जा रहे हैं। जैसा कि ये बात राज नहीं है कि ये ताल्लुकात मारूफ साफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर पर हमले के बाद उनके भाई की तरफ से ISI के चीफ पर बराह रास्त इल्जाम आयद करने और हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी इख्तियार करने के बाद कशीदा हुए। तहम फौज की तरफ से सामने आने वाले रद्द अमल और अवामी सतह पर किए जाने वाले तशवीश के मुजाहरों के बाद हालात ने दूसरा रुख इख्तियार किया। इन वाक़यात के बाद आज पहली बार आर्मी चीफ और DGISI इकट्ठे एक आला सतही इजलास के सबब वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में थे। ये इजलास तालिबान के साथ मुज़ाकरात और अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र तलब किया गया था। वज़ीर आज़म के पास ये मौका गनीमत था, सो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म ने इस मौके को खाली हाथ नहीं जाने दिया। वज़ीर आज़म ने DGISI से ब्रीफिंग लेने के बाद तालिबान के पस मंजर में ISI के किरदार को सराहा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम की फर्ज शनासी की तारीफ की। क्योंकि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम इसी साल 1 अक्टूबर को अपने ओहदे से रिटायर होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की यकीनन कोशिश होगी कि यह मुद्दत खुशगवार अंदाज में गुजर जाए, लेकिन जो तीर कमान से निकलना था वो निकल चुका है। जो बदमज़गी पैदा होना थी वो पैदा हो चुकी है। आज लापता अफराद के लवाहिकीन पर इस्लामाबाद में होने वाली कार्रवाई भी फौज और ISI को राजी करने की कोशिश करार दी जा रही थी। इस कार्रवाई में इस्लामाबाद पुलिस ने लापता अफराद के लवाहिकीन पर बेपनाह तशद्दुद किया। आमना जंजुआ समेत 7 अफराद को गिरफ्तार किया, लेकिन यह महज खुशफहमी से ज्यादा और कुछ ना था, क्योंकि वज़ीर आज़म ने DGISI की तारीफ और तौसीफ तो जरूर की, मगर फौज और फौजी क़यादत की खुशनुदी हासिल करने के वो कायल दिखाई नहीं दे रहे। आज शाम को ही वज़ीर आज़म ने लापता अफराद के लवाहिकीन पर होने वाले तशद्दुद का नोटिस भी लिया और आमना जंजुआ समेत गिरफ्तार किए गए दीगर अफराद को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। फौज और हुकूमत के दरमियान अगर तनाव है भी तो इसे वज़ीर आज़म अपनी जात तक महसूस नहीं कर रहे। इसकी एक और मिसाल यह है कि मौजूदा हालात में वो 30 अप्रैल को मनाए जाने वाले यौम शोहदा की तकरीब को छोड़कर कल रात बरतानिया के लिए रवाना हो रहे हैं। सो अगर वज़ीर आज़म फौज और अपनी हुकूमत के दरमियान पाए जाने वाले इस तनाव को महसूस कर रहे होते जो जुबान ज़द-ए-आम है, तो फिर वो यौम शोहदा के मौके पर इस तनाव को कम करने के लिए मुल्क में जरूर मौजूद होते। सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ फौज को तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नजरअंदाज कर रहे हैं या उनकी नजर में हालात मामूल के मुताबिक। इस पर बात करने के लिए हमारे मौजूद मुमताज दिफाई तजिया निगार रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी। शहजाद चौधरी साहब, ये जो हम तासुर कशीदगी का है, ये कशीदगी का तासुर कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, बहुत हद तक दुरुस्त है। बदकिस्मती से पिछले 3 हफ्ते जो थे वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अंदर एक बहुत बड़ा डिप था, एक बहुत लो पॉइंट रहा है और उसकी वजह जहाँ जो शुरू हुई वो 2 वज़रा के बयानात के साथ जिसका आगाज़ हुआ और उसके बाद फिर एक अननेसेसरी डिले था जो कि वज़ीर आज़म साहब जब चीन से वापस भी आए तो उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात ना की और ये बावर कराने की कोशिश की कि मैं अपने वक्त पे अपने तरीके से अपने तौर पे मिलूँगा आर्मी चीफ से। मुझे आर्मी चीफ से मिलने की कोई बहुत जल्दी नहीं है और मैं अब हर चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव में उसी जगह पे रखना चाहता हूँ। ये वो वाज़े पैगाम था जो कि पहले मरहले में आया। उसके बाद बदकिस्मती से हामिद मीर साहब का मसला होता है और वज़ीर आज़म मौजूद होते हुए, यानी आज 10वां दिन है आप समझिए, जिसके बाद 10 दिन के बाद आज उनकी मुलाकात होती है ISI के चीफ के साथ और आर्मी चीफ के साथ। इस सारे पीरियड के अंदर कभी एक लफ्ज़ उनके मुंह से नहीं निकला। वज़ीर आज़म साहब को खुद बात करने की ज़रूरत नहीं होती। उनके अपने दफ्तर में जो उनके प्रेस रिलीज़ वाले लोग हैं वही वो एक रिलीज़ इशू कर सकते हैं जिसमें वो अपना सिर्फ ये इजहार कर सकते हैं कि हुकूमत अपने अदारों के साथ खड़ी है, बजाय इसके, और वो जाते ज़रूर जाते हामिद मीर के साथ उनको उनके ऊपर उनकी अयादत करने, उनकी मिजाज पुरसी करने, लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल में जल्द से जल्द उनका एक ऐसा बयान जो कि ISI की सपोर्ट में होता, फौज की सपोर्ट में होता, वो ज़रूर आना चाहिए था और वो नहीं आया और आज 10वें दिन आके आया। ये ऐसा है जैसे मरहम रखा है लेकिन ज़ख्म बहुत गहरा है और ज़ख्म का कोई इलाज नहीं किया जा रहा।
यही इस हुकूमत के लिए और इस मुल्क के लिए मेरे ख्याल में बहुत परेशानी का बायस है। आज आर्मी चीफ को, DGISI को सामने बिठाकर उनकी तारीफ करना, आपका ख्याल है कि अब बहुत देर हो चुकी है? मैं समझता हूँ अच्छा है, एक अच्छा अमल है कि चलिए आज हो तो गया, लेकिन जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि देखिए वज़ीर आज़म साहब का खामोश रहना, वज़रा के ऐसे बयानात आना हामिद मीर साहब के हमले के बाद जिसमें वो ये बावर कराएं और ये कहें, अपनी आवाज़ से कहें कि ये बड़ा साफ और वाज़ेह है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो ये एक चौधरी निसार साहब की एक स्टेटमेंट थी, परवेज़ रशीद साहब की दूसरी स्टेटमेंट थी, और उसका असर ये निकला कि ये हुकूमत के अंदर यूँ लगा कि जैसे वज़ीर आज़म साहब या तो लीडरशिप नहीं दिखा रहे, और अगर दिखा रहे हैं तो जान के पहलू तही करते हुए इस अबहाम को कायम रखना चाहते हैं, जहाँ पर वो वाजे करना चाहते हैं कि वो फौज के और फौज के इदारों के साथ नहीं खड़े हुए। बदकिस्मती से एक उसके बाद और उनके सीनियर लीडरान के इंटरव्यूज आए जिसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि बेशक कि हम अपनी फ़ौज की कदर करते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि फ़ौज का रवैया हमारे साथ यानी PMLN के साथ, हमारे वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या रहा है। यानी अगर इस तरह की आपको सब्सटैंटिव अपने उसको भरना है, अपनी डिटेल को तफसील के साथ, तो फिर तो आप वाज़े होकर सामने आ रहे हैं कि आप अपनी फ़ौज और अपने इदारों के साथ नहीं खड़े, और ये वो ज़ख्म है, ये वो नीयत की करेक्शन है जो कि लाने की ज़रूरत है PMLN के अंदर और लीडरशिप के अंदर। वज़ीर आज़म बहुत पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, या उनको तहफ़्फ़ुज़ात का एहसास नहीं है फौज के, या वो समझते हैं कि मामला को दुरुस्त कर लेंगे। ये अच्छी बात है उनका एतमाद में होना, या तशवीशनाक है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि उनका ये ख्याल कि अगर DGISI की तारीफ़ कर दी जाए या चीफ ऑफ आर्मी साहब की तारीफ़ कर दी जाए और बाकी ये इजाज़त दे दी जाए कि उनको बहसियत अदारा उनको मलाइन किया जाए, उनको डेनिग्रेट किया जाए, उनकी तौक़ीर ना की जाए, तो फिर उस सूरत में मेरे ख्याल में जो अदारे का अंदर से जो रिएक्शन होता है उसको फिर कोई चीफ और कोई DGISI नहीं संभाल सकता। ये अदारे हमारे अपने हैं। पाकिस्तान के चैलेंजेस तो देखिए क्या है, दहशतगर्दी, मुज़ाकरात, अफगानिस्तान के इलेक्शन और उसके बाद के मामलात, इन तीनों चीज़ों के अंदर हुकूमत और फौज को और ISI को मिलके इकट्ठे चल के इन मामलात को हैंडल करना है। तो वो फौज और वो ISI जो कि अपने वज़ीर आज़म के साथ बददिली के साथ चल रही होगी या खुशदिली और पूरे इनेमाक के साथ उसमें शामिल नहीं होगी, तो उससे किस किस्म के रिजल्ट्स की तवक्को की जा सकती है। इसका सरासर नुकसान पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की कौम को है। इस चीज़ का ख्याल ये होते हुए कि ये फ़ौज कभी हमें अब किसी भी सियासी मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करेगी सियासी निज़ाम के अंदर, इसका फ़ायदा उठाते हुए एक ऐसे अदारों को जो कि आपके रियासती अदारे हैं, आपके डायरेक्टली कंट्रोल के अंदर आते हैं। आज की जो मीटिंग थी उसमें वज़ीर आज़म ने बड़ी खुलकर तारीफ की, यानी मुज़ाकरात तालिबान से उसमें भी वो साथ लेकर बज़ाहिर लगता है चलना चाह रहे हैं। पैमरा की तरफ से नोटिस भी चला गया, परवेज़ मुशर्रफ साहब के मामले पर हमने देखा कि वज़रा ने अपने बयान भी बदले। मज़ीद किस तरह हो सकता है कि तीनों मामलात पर ये इकट्ठे हो सके? तो मिलाइन करने वाली बात नजर नहीं आती। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि मामला दुरुस्त कर सकें, हर सतह पर साथ चलें। देखिए 3 हफ्ते के अंदर ये सेकंड मुलाकात है, जो कि बल्कि थर्ड मैं समझता हूँ, जो कि इन दोनों के दरमियान में हुई आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के। और इसके बीच में ऐसे जिसे कहते हैं ना कि तूफ़ान उठे हैं, उन तूफ़ानों को थमाने के लिए वज़ीर आज़म का बहसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बहसियत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपना एक बयान, अपने अल्फाज, 2 अल्फाज, 4 अल्फाज दिखाना देना बहुत लाजमी था, वक्त पे देना चाहिए था। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का मरहम तो है, लेकिन क्या उससे जो जख्म इतने गहरे हैं उनके अंदर भी उनके मुंतमिल होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, इसके ऊपर बहुत फूंक के आगे चलना पड़ेगा। फौज कभी ऐसा इकदाम नहीं करेगी जो कि मुल्क और कौम के खिलाफ होगा, लेकिन मेरा ख्याल में इसकी इक्वल जिम्मेदारी इस वक्त जो सियासी हुकूमत है उस पर भी आती है, और वज़ीर आज़म साहब खुसूसी तौर पर वो जिम्मेदारी कैरी करते हैं। सही है, यानी सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। दिया आज की मुलाकात DGISI आर्मी की जो तारीफ है वो मरहम जरूर है, इलाज नहीं है। न्यूज़ आवर मिलेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान ने ऐन उस वक्त हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है जब फौज और हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे नहीं। तहरीक इंसाफ पर एस्टेब्लिशमेंट के पीछे होने का इल्जाम लग सकता है।
ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी कि सिविल हुकूमत और फौज के दरमियान कशीदगी के तज़किरे जुबान ज़द-ए-आम हैं और ऐसे हालात में सबसे पहला खतरा जमहूरियत के खिलाफ समझा जाता है और जब हालात ये रुख इख्तियार कर लें तो अक्ल के तकाजे कुछ और मुतालबे करते हैं। लोग एहतियात से चलना शुरू कर देते हैं, फूंक फूंक कर कदम रखते हैं और इस तसव्वुर से भी घबराते हैं कि उन पर जमहूरियत दुश्मनी का इल्जाम न लग जाए। कोई ये ना कह दे कि फलां ने फलां वक्त एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। ऐसे मामलात में सियासतदान जरूरत से ज्यादा एहतियात पसंदी का मुजाहिरा करते हैं। तमाम तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान हालात की नज़ाकतों को नजरअंदाज करते हुए 11 मई से मुल्क गिर तहरीक का आगाज कर रहे हैं। ये तहरीक बज़ाहिर 11 मई के इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली के खिलाफ है। इमरान खान को शायद याद हो कि 1977 में भी धांधली के खिलाफ तहरीक मुल्क में जमहूरियत के खात्मे का सबब बनी थी। मौजूदा हालात में एक खदशा मौजूद है कि तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक का रुख जमहूरियत के खिलाफ मोड़ा जा सकता है और इमरान खान की मुमकिना तहरीक पर उठने वाले खदशात को अल्लामा तारुल कादरी की शख्सियत भी दो आतिशा कर रही है, जिनके ताउन के इमरान खान उम्मीदवार हैं। तहम नवाज हुकूमत फिल वक्त खतरात को महसूस करते हुए पेशबंदियों में मसरूफ है। आज इस्लामाबाद में लापता अफराद के लवाहिकीन से पुलिस का पुरतशद्दुद सुलूक दरअसल तहरीक इंसाफ के नाम पेश की पैगाम है कि लाठियां उनकी भी मुंतजिर हैं। तहरीक इंसाफ क्या इस तशद्दुद का सामना करने को तैयार है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ की सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट नाज बलोच साहिबा, जो कि सेक्रेटरी इत्तेहाद सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। नाज बलोच साहिबा, ये बताइए, क्या तारुल कादरी साहब के साथ मिलकर वहां पर कुछ धरना दिया जाए 11 मई को, जिस तरह तारुल कादरी साहब ने दिया था? क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, सबसे पहले तो मैं शदीद मजम्मत करती हूँ आज इस्लामाबाद में जो वाक़या रोनमा हुआ और जिस तरीके से पुलिस ने मैन हैंडल किया बिलखुसूस ख़वातीन को मिसिंग पर्सनस के लिए जो प्रोटेस्ट पुरअमन कर रहे थे, इस पर मजम्मत करती हूँ मैं। दूसरी बात यह है कि जो आप 11 मई की बात कर रहे हैं, 11 मई ठीक एक साल बाद, पिछले 11 मई को जो इलेक्शंस हुए उसके एक साल बाद हम बिल्कुल ये हक और इख्तियार रखते हैं कि जिस अवाम ने हमें वोट दिया उस अवाम के साथ खड़े होकर उनके हकूक़ के लिए हम खड़े हों और उसकी जंग है ये हमें इंसाफ की आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने अदलिया की आज़ादी के लिए सड़कों पर हम निकले थे, ये वही अवाम है जो अदलिया की आज़ादी के लिए भी बाहर सड़कों पर निकली थी इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए। लेकिन हमें बड़ा अफसोस हुआ इफ्तिखार चौधरी साहब का जो रवैया हमने जाते वक्त देखा, जिस तरह से जब उनको कहा गया कि क्यों इतनी खामोशी है, चार कॉन्स्टिट्यूंसीज के थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहे और हमें जवाब में ये इफ्तिखार चौधरी साहब से सुनने को मिला था कि केसेस तो सालों साल चलते हैं और बहुत सारे केसेस हमारे पास हजारों केसेस पेंडिंग है, ये कोई अहम मसला नहीं है। यानी कि मुल्क का जो मैंडेट चोरी हुआ वो अहमियत का हामिल नहीं रखता था इफ्तिखार चौधरी के सामने, लिहाजा उन्होंने हमें बड़ा मायूस किया। इस वक्त हम उम्मीद रखते हैं अपने कोर्ट से, अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अपने अदालतों से हम उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ फराम हो, उस अवाम को इंसाफ फराम हो जो अपने तब्दीली के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक नए इनकलाब और नई सियासी जमात को आगे लाने के लिए सड़कों पे आई और उन्होंने वोट दिया। हमने देखे उसामा, हम इसके ऊपर व्हाइट पेपर भी लेकर आए थे। हमने प्रॉपर तरीके से अपनी प्रॉपर वर्किंग करके हम इलेक्शन ट्राइब्यूनल पे गए, हमने अपनी व्हाइट पेपर्स भी लेकर आए। कराची में जो इलेक्शन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एहतजाज आप करने जा रहे हैं, ये इंसाफ के लिए है कि आपको इंसाफ मिले। उस्मा बुखारी ने भी ज्वाइन किया है, मुस्लिम यून की रहनुमा उस्मा बुखारी साहिबा, तारुल कादरी साहब भी वहाँ होंगे, वो धरना सब पाकिस्तानियों को याद है, अब तहरीक इंसाफ भी साथ हुई, तो कोई खदशात हैं, मुस्लिम यून को खतरा हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें खतरे वाली तो कोई बात नहीं है। ये हक है किसी का प्रोटेस्ट करना और 11 मई को ख़ास तौर पे इमरान खान साहब जो ख़ुद भी ठंडे इलाके के आदमी हैं और उसके बाद तारुल कादरी साहब जो वैसे ही कंटेनर में होते हैं, सो एसी वाले कंटेनर में बैठ के वो लीड करना चाहेंगे 11 मई को, तो हमें उस पर क्या इतराज़ हो सकता है? वो शौक़ से अपना शौक़ पूरा करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, मुझे हमदर्दी है कि इनके जो दुख और गम में जो है वो कमी नहीं हो रही, क्योंकि वो जो सुहाने सपने सजाए हुए थे इन्होंने हुकूमत बनाने के और वो जब टूटे तो फिर जब हकीकत सामने आई तो अब उस डिप्रेशन से अभी तक तहरीक इंसाफ नहीं निकल सकी। और अभी 4 हलकों में सिर्फ ये है कि अगर 4 हलकों की बात जो करती हैं, अगर 4 हलकों में चलिए मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर रिजल्ट चेंज भी हो जाए तो फिर भी PMLN की कितनी सीटें हैं पंजाब से, मेरा ख्याल है ये समझ जाना चाहिए, ये पता होना चाहिए। बल्कि नेशनल असेंबली में टोटल कितनी सीटें हैं ये भी पता चल सकता है। तो ये तो अजीब बात है ना कि इलेक्शन जो है वो KPK में फेयर हुआ, बाकी सारे मुल्क में इलेक्शन खराब हो गया, ऐसे नहीं होता है। और फिर यह है कि जो इन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब की जहाँ तक बात कर रही हैं, वो पहले रिटर्निंग अफसर, पहले जो है वो पूरी अदलिया बुरी थी, फिर वो रिटर्निंग अफसर तक बात चली गई, इनकी खुद की कन्फ्यूजन है जिससे ये नहीं निकल पा रहे। लेकिन मैं आपको श्योर करा रही हूँ कि हमें कोई मसला नहीं है, ये शौक से अपना शौक पूरा करें
और लेकिन मुझे सिर्फ गुजारिश ये होगी कि खुद कंटेनर्स में और उसमें एसी की गाड़ियों में बैठ के जो है वो ना वो करें, लोगों को जो है वो गर्मी में ना मारिएगा। खुद भी बराए मेहरबानी मैदान में तशरीफ लाएं, मैं मानूंगी कि आप वाकई उतनी देर वहां बैठे हैं, लोगों को आप घंटों वहां खड़ा रखेंगे, खुद आप गायब हो जाएंगे। उसामा, मैं किस तरह का होगा? धरना है, एहतजाज है, जलसा है, जुलूस है, तकारीर होंगी, प्रोग्राम क्या है? उसामा, पहली बात तो मैं ये उज़मा बुखारी साहिबा को ये कह दूं, जो कि पहले कुछ साल पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसी तरह डिफेंड करती थी, जो आज PMLN को कर रही है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे लीडर कंटेनर्स के बंकर्स में छुपे हुए नहीं होते। हमारे लीडर ने केमाड़ी के अंदर कराची में जो धरना दिया, पूरी रात कंटेनर्स की छत के ऊपर हमारे लीडर रहे और आज भी धूप में अवाम के साथ खड़े होते हैं। गालिबन आप शायद मुगालता करेंगे, मैं यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं PMLN और मुख्तलिफ बंकर पार्टीज की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, उसामा, ये एक मुल्कगीर धरना होगा, ये एक मुल्कगीर प्रोटेस्ट होगा। क्या आया ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी थी कि एक ही घंटे के अंदर अंदर एक चैनल दिखा देता है कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ बन चुके हैं, 1 घंटे में उनको रात के 9 बजे इत्तला मिल जाती है कि मुल्क के वजीर आजम मियां साहब बन चुके हैं, और बाकी हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजल्ट 3 दिन के बाद मिलते हैं। तो ये खुल्लम खुल्ला धांधली नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन का ये कह देना कि कराची में साफ शफाफ इंतखाबात कराने में हम नाकाम रहे, क्या ये खुल्लम खुल्ला धांधली नहीं? क्या ये फुटेजेस और रबर स्टैंप्स जो मिले, जो 60,000 कराची में हमने थंब वेरिफिकेशन कराई, उसमें 60,000 बोगस वोट निकले, क्या ये खुल्लम खुल्ला धांधली नहीं? क्या पंजाब की सीट्स में जिस तरीके से हमारे वोट को चोरी किया गया, फाड़ा गया, जिस तरह तशद्दुद किया गया हमारे पोलिंग एजेंट्स को, जिनकी फुटेजेस मौजूद है, क्या ये खुल्लम खुल्ला धांधली नहीं? क्या तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों ने कहा कि इलेक्शंस में धांधली हुई है? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं कहा, तमाम जमातें का मौक़िफ़ है। नहीं पड़ता, ये मामला सुलझा लिया जाता ताकि मुल्कगीर हड़ताल तक, ये धरनों तक बात न जाती। देखिए, मुझे मैं फिर कहूंगी कि मुझे हमदर्दी है और मैं इनके दुख में मैं जो है वो हमदर्दी कर सकती हूँ। सिर्फ अजीब बात यह है कि यानी जो KPK के अंदर इलेक्शन है वो सब ठीक थे, सिंध में भी खराब, पंजाब में भी खराब, अभी 4 हल्के जो है जिनके लिए ये पिटीशन भी डाल रही हैं, जिसमें कह रही हैं कि वो पता नहीं वो कौन से, और फिर इतना तारीख को डिस्टॉर्ट मत कीजिए, लोगों के पास रिकॉर्ड मौजूद है। 11:15 बजे नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की, अपने शुक्रिया अदा किया, जो क्योंकि सेक्रेटेरिएट में उस वक्त हम सब मौजूद थे और सेक्रेटेरिएट के अंदर चूंकि बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे थे, और मेरा ख्याल है इन बीबी को भी मालूम होगा कि तरीकाकार यही होता है कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो अपने अपने हल्कों से सेक्रेटेरिएट के अंदर भी जमा हो रहे होते हैं एक साथ, जैसे जैसे वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के बाद तो बाद में जाते हैं, पहले वो सेक्रेटेरिएट में साथ के साथ आ रहे होते हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हमारे होते हैं, सब कुछ होता है। सो 11:15 बजे वो तकरीर हुई जिसको ये 9 बजे बता रही हैं। अब यही इनकी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जिसके ऊपर हंसी भी आती है, और यानी मैं चले जी, हमें तो 3 दिन के बाद पता चला था नतीजा अपना, आपको 11 बजे पता चल गया, हमें 3 दिन के बाद पता चला था, और नादरा के चेयरमैन को बरतरफ कर देते हैं, और नजम सिटी होता तो पता चलता ना, जब आपका नतीजा ही कुछ नहीं था। नजम सिटी कहते हैं कि 35 पंचर लगा दिए हैं, तो नजम सिटी के 35 पंचर कौन से थे? और ये हमारे 35 पंचर किसके लगाए थे? कि जिनको वोट नहीं बनाए गए, हार जाते हैं, आप ही के बनाए गए, आप ही के नवाजे गए। नजम सेठी ने खुद एडमिट किया कि 35 पंचर उन्होंने लगाए थे, तो बीबी वो 35 पंचर किसको लगाए थे? एडमिट नहीं किया, वो हमेशा आपके खिलाफ लगाए थे, बात के ऊपर वो करते रहे, वो अपना जवाब दे चुके हैं, तो मुझे उनका जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन बात वो आपकी तर्जुमानी करते हैं, एक वो गुफ्तगू करने के लिए आप जो मर्जी बोल दे, वो हमेशा इस बात को निगेट करते रहे हैं। मैं खुद विक्टिम बनी हूं, मैं खुद विक्टिम बनी हूं, मेरी पूरी जमात विक्टिमाइज हुई है, जुल्म हो गया। कराची आपने धरने निकाले पूरे पाकिस्तान में, हो द फर्स्ट टाइम हम सड़कों पे आए अपने हकूक के लिए। अगर हम अपने डेमोक्रेसी को एक चोरी और डकैती को अगर हम डेमोक्रेसी कहेंगे, तो माजरत के साथ डेमोक्रेसी का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप डकैती करके वोट ले लें और अपनी हुकूमत करें और आप कहेंगे जमहूरियत है। माजरत के साथ जमहूरियत ये नहीं होती है। KPK के अंदर आप करें ना, आपने 4 सीटें हारी, जो आप वेरिफिकेशन कराएं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। आप हमारी तमाम जीती हुई सीट के बाद दोबारा हम इम्प्रेशन वेरिफिकेशन कराएं, ये रेडी फॉर इट, वी आर नॉट एस्केपिंग। ऐसे नहीं होता, हम डर नहीं रहे, हम भाग नहीं रहे, आपको खौफ है, आपको आवाम से खौफ है। सवाल है आपसे कि क्या जमहूरियत को इससे खतरा नहीं होगा? हमने पहले देखा था जब तारुक कादरी साहब ने धरना दिया था, हालात बड़े नाजुक हो गए थे, अभी सिविल मिलिट्री रिलेशन इस तरह चल रहे हैं, आप पर एस्टैब्लिशमेंट के पीछे खड़े होने का इल्जाम भी लग सकता है।
हुकूमत को खतरा हो सकता है, जमहूरियत को खतरा हो सकता है, तो फिर आपको एहतियात नहीं करनी चाहिए क्या नाज? उसामा देखिए, मैं समझती हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही खतरा है बहुत बड़ा। जिस तरीके से वो ये हुकूमत चला रहे, तीसरी दफा वजीर आजम होने के बावजूद भी अगर उनको ये समझ नहीं कि उनको इदारों को किस तरह लेके चलना है, उनको मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर करना है, और इसहाक डार साहब जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि खुद मनी लॉन्ड्रिंग को एडमिट कर चुके हैं, उनको आप वजारत फाइनेंस बना दे, फाइनेंस मिनिस्टर बना दे। इस किस्म की कोताहियां गलतियां करेंगे तो अवाम जो है वो अक्लमंद है, अवाम को शऊर है, अवाम बेवकूफ नहीं है कि आप अवाम को एक बेवकूफ गलत ट्रैक पर ले जाएंगे। अवाम सब जानती है और अपने हकूक के वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चूंकि 11 मई के दिन इलेक्शन हुए थे और ठीक 1 साल हो गया इस बात को, हमें इंसाफ नहीं मिला, लिहाजा हम 11 मई का दिन हमने चुना है। 11 मई को एक दफा फिर इंसाफ लेने के लिए निकलेंगे सड़कों पर। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ की नाज बलोच और उस्मा बुखारी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ ही। उनका कहना है, नाज बलोच कह रही हैं कि जमहूरियत को खतरा नहीं है, मुस्लिम लीग नून को खुद से ही खतरा है, और जो 4 हुक्म में धांधली का मामला है वो अभी तक अदालतों में है, वो हल नहीं हुआ, इसलिए वो एहतजाज को निकलेंगे। देखते हैं 11 मई को क्या होता है। न्यूज़ आवर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कराची और अंदरूने सिंध गर्मी ने लोड शेडिंग को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया। लोग सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ भी की। आगे आगे देखिए होता है क्या। कराची में आज सूरज सवा नेज़े पर था। बेअमनी की आग में जलते शहर पर आज आसमान से भी आग बरस रही थी। अभी गर्मी का आगाज हुआ नहीं और पारा 42 के हिंसे को छू रहा था। समंदर के किनारे बसे कराची में आज हवा ऐसे चल रही थी जैसे लकोदक सहरा में गर्म हवा के थपेड़े हों। इस पर सितम ये टूटा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। सितम बलाए सितम ये हुआ कि लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते रहे। वाटर माफिया नोट खरे करने में लगा रहा, जबकि बिजली और पानी के इदारे एक दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं। वाटर बोर्ड ने उधर ये तराशा कि बिजली होगी तो पंपिंग स्टेशन पानी फराम करेंगे, उधर लाड़काना में तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। एक गर्मी, ऊपर से 6 दिन से बिजली की बंदिश। शहरी मुश्तिल होकर सेप्को के दफ्तर पर चढ़ दौड़े, इसकी ईंट से ईंट बजा दी। मुजाहिरीन के गुस्से के आगे पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी बंद न बांध सकी। लाड़काना में वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से फीडर वजीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली के हुक्म की वजह से बंद किया गया था। ये सिर्फ कराची और सिंध की कहानी नहीं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात इनसे मुख्तलिफ नहीं। सूबा कोई भी हो, शहरों में हर 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। देहात में तो 18 घंटे बिजली का कुछ अता पता नहीं। अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई कि लोड शेडिंग का अजाब कहर ढा रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और ये सब उन करिश्मा साजों के दौर में हो रहा है जो कभी 6 महीने और कभी 1 साल में इस बहरान को खत्म करने के दावे करते थे। बड़े तमतराक से, फख्र से सीना तान कर कौम को ये खुशखबरी सुनाई गई थी कि 480 अरब रुपए का सर्कुलर डेट अदा कर दिया है। मगर उनके लिए इत्तला ये है कि ये जो सर्कुलर डेट पिछली हुकूमत के 5 साल में 480 अरब रुपए तक पहुंचा था, अब सिर्फ 9 महीने में फिर 500 अरब का हिस्सा छू रहा है। क्या इस बार भी अवाम की गर्मियां अंगारों पर लौटते गुजरेंगी या फिर बेहतरी की कोई उम्मीद है? बात करते हैं साबिक एमडी पेप्को मुनव्वर बसीर से। मुनव्वर बसीर साहब, आखिर 18 घंटे लोड शेडिंग, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये तो 3 महीने पहले भी आपसे बात हुई थी, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले भी बात हुई थी। और बात यह है कि जो आपकी जनरेशन कैपेसिटी है, स्टेबिलिटी है, वो कोई 11,000 पे रुकी हुई है और डैम्स में पानी इस वक्त रिलीज़ नहीं हो रहा और पीछे से पानी नहीं आ रहा, तो आपकी हाइडल कम हो गई है। बाकी जो है गैस आप प्लांट्स को दे नहीं रहे। आपकी जो इस वक्त डिमांड है वो 16 से 18,000 मेगावाट होगी। आप बना 11,000 रहें तो आपसे 5 से 6,000 मेगावाट शॉर्टेज है। तो अगर आप उसको देखते हैं, औसतन 8 से 10 घंटे आ जाती है, लेकिन करते ये हैं कि जी छोटे शहरों में, गाँवों में आप 18 घंटे करते हैं, बड़े शहरों में 1-2 घंटे रिलीफ दे देते हैं। लेकिन आप इसका नतीजा देखिए कि कराची में भी आज बड़े हालात ख़राब रहे हैं। कोयटा के अंदर पानी नहीं आ रहा क्योंकि जब बिजली नहीं आएगी तो पानी के पंप नहीं चलेंगे, तो पानी नहीं आएगा। तो ये तो पहले से पता था। और लेकिन बात यह है कि हमारे जो इस वक्त जो बिजली के ओहदे के जो कारकुन हैं, एडवाइज़र्स हैं, अफसर हैं, वो कुछ सुनने तैयार ही नहीं है, ना गवर्नमेंट कुछ सुनने तैयार है। मुनव्वर बसीर साहब, अभी ये हालात हैं तो आगे जब गर्मी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा?
जी ये तो मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहता हूँ कि जिस तरह ये अभी एसीज का लोड आया और अभी पंखों का आपको पता है, अगर आप चले जाएं इस्लामाबाद से आगे ज़रा अभी इतनी गर्मी नहीं आई, ये पूरी फुल फोर्स पे नहीं आई, लेकिन अगले एक हफ्ते में ये 4-5 दिन और बाद धूप तेज़ रही तो इतनी गर्मी पड़ेगी कि फिर जो है आपका एसी का लोड, लेकिन एसी चलेगा कहाँ से? अब करते ये हैं कि जी इंडस्ट्री को बंद कर दिया आपने, इस सेक्टर को बंद कर दिया, उस सेक्टर को बंद कर दिया, मिल्स को बंद कर दिया, स्टील फर्नेसेस को बंद कर दिया, तो औसतन बाज़ इलाकों में तो ये करेंगे कि जी दिखाने के लिए लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद में, पिंडी के अंदर जी लोड शेडिंग कम है, लेकिन अगर आप पूरे मुल्क में देखिए तो ये जो 6-8 घंटे नहीं रहेगी, अब आपकी औसतन 12 घंटे हो जाएगी। और जो अभी 1-1 घंटा जा रही है ये मुमकिन है कि 1 के बजाय 2-2 घंटे से बल्कि ज़्यादा जाए। फिर आपको पता है नतीजा क्या होगा, लोग सड़कों में निकलेंगे। फिर जवाब दें जो जिन्होंने कहा था कि हम 6 महीने में लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे या 1 साल में कर देंगे और हमारे पास ये बड़ा मुस्बत प्लान है, प्लान पूछें उनसे, वो प्लान भी नहीं बताते। लोड शेडिंग कैसे ख़त्म होगी उसका भी जिक्र नहीं होता। तो जब आपने प्लान ही नहीं किए और उसका किसी चीज़ का हल ही नहीं निकाला तो ये मुतवक्के करना कि जी ये हालात सही हो जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। लोग सड़कों पर नाए वज़ीर आज़म बार बार हिदायत जारी कर रहे हैं कि लोड शेडिंग को कम से कम रखा जाए, तो कोई ऐसा टोटका है कि कम ही हो जाए, लोड शेडिंग खत्म नहीं हो सकती? ऐसी बातों पे हंसी आती है। जब आपके गिलानी साहब थे, राजा परवेज़ अशरफ भी थे, जरदारी भी थे, अहकाम जारी करने से, बयानात से, ऐलान से, क्या सदर हो, क्या वज़ीर आज़म हो, क्या वज़ीर आला हो, कहने से नहीं होता, करने से होता है। पूछो कि जी आपने इदारों में सही लोग लगाए, आपने चोरी रुकवाई, आपने इजाफा किया जनरेशन में, जो आपका पानी का मसला भी आ रहा है कि पानी की सतह कम हो रही है डैमों में, उसका आपने कोई प्लान किया अल्टरनेट, आपने तेल मंगवाया। गैस का एक बहुत अहम ज़रिया है बिजली बनाने का। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 34 से 34% गैस से बिजली बन सकती है, लेकिन आप गैस देते ही नहीं हैं। वो गैस आप सीएनजी को दे रहे हैं, आप डोमेस्टिक को दे रहे हैं, आप नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स को दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र को, और उन फर्टिलाइज़र प्लांट्स को आप दे रहे हैं जिनके साथ कोई बाहमी मुज़ाकरात हुए हैं या जिनको फेवर किया जाता है। तो इसलिए जब आपकी जो पावर प्लांट के लिए, पावर सेक्टर के लिए गैस नहीं अवेलेबल, तो ये तो हालात जो है इस वक्त जो बतदरीज नज़र आ रहा है, ये बद से बदतर ही होंगे। वसीर साहब, हुकूमत आई थी, 480 रुपये का सर्कुलर डेट था, वो बड़ी मुश्किल से दिया। अब फिर तकरीबन साल होने को है तो 500 रुपये का फिर सर्कुलर डेट है, अब ये फिर देना पड़ेगा, तो तभी बिजली बनेगी, तेल से क्या होगा? ये जो गर्दिशी कर्जा है वो उस वक्त उन्होंने टेम्पररी किया था। कुछ 300 अरब के नए नोट छापे गए, कोई 180 अरब की एडजस्टमेंट्स की गई कि पीएसओ को पैसे देने थे, आईपीपीज ने देने थे, तो उन्होंने पीएसओ को डायरेक्ट दे दिए, इधर से लेके उधर कर दिया। बात ये थी कि सारा जो भी आपका ये कर्जा था आपने एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया, लेकिन हल नहीं निकाला, चोरी नहीं रोकी, जो लॉसेस हैं वो नहीं रोके, और इजाफी बिजली जो है, अब आप देखें अगर ये कुछ पावर प्लांट का 404 मेगावाट का पावर प्लांट का इफ्तिताह तो हो गया, बहुत अच्छा है, गुद्दू का इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन क्या हुआ कि जो गैस आनी है उसका सिस्टम ही नहीं, नेटवर्क ही नहीं। ओजीडीसी ने गैस सप्लाई करनी है उच्चतू पावर प्लांट के लिए, वो गैस का सिस्टम ही नहीं लगाया, वो पाइपलाइन ही नहीं लगी, उसकी मकदार ही नहीं आ रही, तो किस तरह होगा? गुद्दू में जो गैस आ रही थी वो फर्टिलाइज़र को दे दी गई, और मैं फिर से कहूँगा चहीते फर्टिलाइज़र कंपनीज को दे दी गई। तो पावर प्लांट आपके फिर टेस्टिंग में हो जाते हैं, इफ्तिताह हो जाता है, कहने को बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन जब उनके पास ईंधन नहीं होगा, फ्यूल नहीं होगा, तो चलेंगे कैसे? तो इसलिए जो है ये इसका जो हालात हैं, अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर हुकूमत प्रोफेशनल्स को लेके, ये काम आबिद शेर अली के बस का नहीं है या बाकी जो पॉलिटिशियंस जो हैं उनका नहीं है, ये काम प्रोफेशनल्स के लिए जो समझें कि किधर कमी है, किस तरह से पूरी हो सकती है। ये 2-4 कुंडे पकड़ लिए, कोई चोरी पकड़ ली, इससे मसला हल नहीं होगा। इसके लिए बड़ी डीप जाके, गहराई में जाके मसले का हल ढूंढना पड़ेगा और प्रोफेशनल्स को बैठाना पड़ेगा। जी इसका आप क्राइसिस मैनेजमेंट में हमेशा कहता हूँ कि फौरी कुछ हल टेम्परेरी निकालें और फिर अगले 1 साल में इसको आहिस्ता आहिस्ता करके बतदरीज
बेहतरी की तरफ लाएं, ना कि फिर से नोट छाप के टेम्पररी आप कर लें, बात वहीं की वहीं रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर बसीर साहब। इन गर्मियों में तो लोड शेडिंग कम होती नजर नहीं आ रही, लेकिन गर्मी की जो सूरत हाल है वहाँ से कोई रिलीफ मिल सकता है नहीं। बहुत शदीद गर्मी अचानक खास तौर पर कराची में बहुत गर्मी देखी जा रही है। क्यों ऐसा है, इस बारे में हम बात करेंगे तौसीफ आलम से, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। तौसीफ आलम साहब, ये अचानक हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा गर्मी कराची में, इसकी क्या वजह है? इसकी बेसिकली दो वजूहात हैं, और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस रवां साल का जो है आज कराची में गर्म तरीन मौसम था, दिन था, और आज दर्जा हरारत जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारे अपर सिंध का जो इलाका है बालाई सिंध में, बालाई सिंध के अंदर एक हीट लो है, और हीट लो की वजह से न सिर्फ कराची बल्कि सिंध के अक्सर इलाके, बिलखुसूस जो हमारा बालाई सिंध का इलाका है, वहाँ पे जो है दर्जा हरारत में काफ़ी इजाफा हुआ है। और दूसरी वजह कराची के अंदर गर्मी की जो है वो ये है कि जो समुंदर से चलने वाली हवाएं थी वो मुनक़ता हो गई, और आज दिन भर जो है कराची में जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, या आप कहें कि मैदानी इलाकों से जो है गर्म और खुश्क हवा चलती रही, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में इजाफा हुआ। जी, ये जो गर्मी की लहर है ये कब तक रहेगी? जी, ये तो एकदम अचानक तो नहीं कहें, बल्कि एक जो फॉर्मेशन कल से शुरू हुई थी, आज उसके अंदर शिद्दत आ गई, और ये शिद्दत जो है कल मज़ीद बरकरार रहेगी, और परसों से दर्जे हरारत में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। सही, बहुत शुक्रिया तौसीफ आलम साहब आपका। भी शदीद और ऊपर से लोड शेडिंग, आगे आगे देखिए क्या होता है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को लंबे अरसे के लिए 11 अरब डॉलर कर्जा देने का वादा किया है, और बदले में वो पाकिस्तान के सरकारी इदारे खरीदेगा। किस कदर खसारे का सौदा है? पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर डॉलरों की बारिश होने वाली है, लेकिन इस मरतबा सऊदी अरब की तरफ से कोई तोहफा नहीं है, बल्कि IMF के बाद अब वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को कर्जा देने जा रहा है। जी हाँ, 11 अरब डॉलर का कर्ज मिलेगा पाकिस्तान को 5 साल में, और सिर्फ यही नहीं बल्कि सरकारी इदारों के हिस्से भी वर्ल्ड बैंक का ज़िली इदारा खरीदेगा। लेकिन इसके साथ साथ विफाकी और सूबाई सतह पर जो पाकिस्तान की पॉलिसियां होंगी उसमें शमूलियत भी मिल जाएगी वर्ल्ड बैंक को। पाकिस्तान के लिए ये क्या अच्छी खबर है? इसहाक डार तो इस पर बहुत खुश है, लेकिन अवाम का क्या होगा? महंगाई कंट्रोल होगी, लोगों का भी इसमें भला होगा या नहीं? इसी बारे में हम बात करेंगे सेनेटर सईद गनी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। सेनेटर साहब, इसहाक डार तो बहुत खुश हैं, बहुत पुरुमीद हैं, लेकिन क्या ये बाकी अच्छी खबर है आपकी नज़र में? यार, ये तो मेरा ख्याल है कि इसहाक डार साहब को कुछ तकारीर सुना दीजिए मियाँ नवाज शरीफ की, जो उन्होंने इलेक्शंस के दौरान की थी मुख्तलिफ शहरों में, जहाँ वो बड़े जोश व खरोश से ये कहते थे कि हम कशकोल तोड़ देंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। और फिर आखिर में अब जब इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि जी IMF के पास हमें इसलिए जाना पड़ रहा है कि पिछली हुकूमत के कर्जे बहुत थे, हमें वो चुकाने हैं। लेकिन उसके बाद ये जिस तरह 2 अरब के यूरो बॉन्ड लेकर आए इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर, और अब मुझे नहीं पता कि सऊदी अरब ने पैसे दिए हैं उसके ऊपर क्या शराइत हैं, और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी ये ले रहे हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से भी ये ले रहे हैं, और अब ये खुशखबरी आ गई है कि जी वो वर्ल्ड बैंक से भी लेने जा रहे हैं। और इसके अंदर जो ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि उनकी इंटरफेरेंस होगी, आपकी जो नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर जो भी पॉलिसीज़ तय होंगी उसके अंदर उनका बराह रास्त जो है वो इंटरफेरेंस भी होगी। और जिस तरह IMF जो है वो आपको हर 3 महीने के बाद जब किस्त देने की कोशिश करता है या जब उसका टाइम आता है तो पहले वो आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है कि आपने उनकी शराइत को पूरा किया है या नहीं किया है। तो पहले IMF की शराइत को हम पूरा करते थे, अब जो दीगर इदारे आएंगे तो उनकी शराइत पर भी हम मुल्क चलाएँगे। तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इस मुल्क की जो हुकूमत है वो इन इदारों की शराइत पर ही चलेगी, और लोग जो चाहते हैं या हुकूमतें जो चाहती हैं या जो उनके मंशूर थे वो एक तरफ रह जाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप लोगों के मसाइल को भी हल करें और IMF और वर्ल्ड बैंक की शराइत भी पूरी करें। इन दोनों में से आप एक काम एक वक्त पे कर सकते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। लेकिन सेनेटर साहब, जो हमारे सरकारी इदारे खसारे में हैं, अरबों रुपए का खसारा है, वो लोगों की जेब से जाता है। बेहतर नहीं है कि ये हिस्से अगर खरीद लेते हैं वर्ल्ड बैंक का ज़िली इदारा तो शायद उससे मुनाफा बख्श हो जाए, बेहतरी हो जाए पाकिस्तान के लिए? तो समझ पहले तो ये परसेप्शन बड़ा गलत है, और ये मैं समझता हूँ कि गलत बयानी की जाती है कौम से पिछले कई सालों से
कि हर साल 500 अरब रुपए जो हैं हमारे इन सरकारी इदारों की भीड़ चढ़ जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मैंने सेनेट में ऑफिशियली ये क्वेश्चन दिया है कि मुझे बताया जाए कि किस किस इदारे के अंदर सालाना कितना पैसा हुकूमत दे रही है। तो आप PIA की कोई बात कर सकते हैं, स्टील मिल की कोई बात कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों इदारों को भी आज तक हुकूमत ने 1 रुपये की भी इमदाद नहीं दी है। जो पैसा इनको दिया जाता है वो कर्जे के तौर पे दिया जाता है और या तो बैंकों से लोन की सूरत में दिलवाया जाता है। तो इस तरह से तो वो मुल्क के ख़जाने पर तो बोझ नहीं है। और जहाँ तक इदारों की बात है तो ये 2 इदारे ये गिनवा देते हैं, बाकी कई इदारे ऐसे हैं जब हमारी हुकूमत गई तो बहुत अच्छी हालत में चल रहे थे और जब ये आ गए हैं तो इनके आने के साथ ही उनकी बर्बादी का आगाज़ हो गया है। मैं सिर्फ 2 मिसालें आपको दे सकता हूँ कि स्टेट लाइफ का अगर आप जो पूरी फिगर्स उठा के देखिए कि जब हमने हुकूमत ली थी उस वक्त वो कहाँ था, जब हमने हुकूमत छोड़ी वो कहाँ था, और आज स्टेट लाइफ जो है वो कहाँ पर है। और इसके अलावा जो नेशनल सेविंग है, इनकी हुकूमत के 1 साल से भी कम अरसे में 46% वहाँ की जो लोगों की जो डिपॉजिट्स थे वो कम हो गए। 46% की अमाउंट कम नहीं होती है और हमने 5 साल में उनमें इतना इजाफा किया था जो माजी में 60 सालों में भी नहीं हो सका था। तो ये लोगों को गुमराह करने के लिए, इदारों को बेचने के लिए जवाब तलाश करते हैं। हकीकतन इन बातों में कोई जो है वो हकीकत नहीं है और ये सिर्फ धोखा देने के लिए है। और मैं तो ये भी आपको कहता हूँ कि अगर आपका कोई 1-2 इदारे ऐसे भी हैं जो आपसे पैसे मांगते हैं और जिनमें आपको पैसा डालना पड़ता है, तो दूसरी तरफ आपके सैकड़ों इदारे ऐसे भी हैं जो आपको अरबों रुपए सालाना कमा के भी देते हैं और आपकी पूरी इस मैशत के अंदर उनका अहम किरदार है। तो ये एक जो इनका मौक़िफ़ है कि खसारे में जाने वाले इदारों को हम बेच रहे हैं और वो उनके शेयर कोई ख़रीद लेगा, तो फिर मुझे ये बताएं कि PPL का क्या कसूर है, OGDCL का क्या कसूर है। और ऐसे बेशुमार इदारे उनकी फहरिस्त में शामिल हैं जो अरबों रुपए का मुनाफा भी कमा रहे हैं और अरबों रुपए का टैक्स भी हुकूमत को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सईद गनी साहब आपका। डॉलरों की बारिश अपनी जगह, लेकिन खदशात भी मौजूद हैं कि कर्ज वापस किस तरह किया जाएगा और हो सकता है कि जब कर्ज वापस करना हो तो महंगाई बढ़े, कई सख्त शराइत का भी सामना होगा। लेकिन पाकिस्तान को अपने पैरों पर अगर खड़ा होना है तो टैक्स बढ़ाना होगा। न्यूज़ आवर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह।